तबीयत नासाज है, आवाज भी साफ नहीं दे रही। 10 मिनट तो ले सकता हूँ। ये मजमून है नुसरत शमसी, मेरठ और रामपुर। रोशनी का मसला है, माफी चाहूंगा कहीं अटकूंगा तो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जमाने के सुपुर्द हो जाया करते हैं, लेकिन बाशख्सियात ऐसी भी होती हैं जिनके सुपुर्द जमाना होता है। अफसाना निगारी की मलिका नुसरत शमसी का शुमार भी दूसरी किस्म के लोगों में होता है। मजहब, सियासत, सकाफत, सहाबत, इल्म, अदब और फन, हर मैदान में सरजमीन रामपुर और मेरठ की मिट्टी अपनी रवीदगी, उम्दगी, ताजगी और शगुफ्तगी दिखाती रही है। बुजुर्गों की खानकाहों और उनकी करामात से मंसूब इन शहरों ने हमेशा इत्तेहाद व यगांगत को फरोग देने वाली शख्सियात को या तो जन्म दिया है या फिर किसी और शहर से आने वाले ऐसे अफराद को अपनी गोद में पनाह दी है जो इन खुसूसियात की हामिल हैं। मेरठ के इल्मी घराने में पैदा होने वाली नुसरत शमसी भी उन्हीं लोगों में है जिनका ताल्लुक इन तारीखी और इल्मी दो शहरों रामपुर और मेरठ से है, जो दुनिया इल्म व दानिश में इंकलाब पैदा कर चुके हैं। जिंदगी की तलखियों और बदसूरतियों के हवाले से समाज को आईना दिखाने वाली नुसरत शमसी ने यकीनन दीगर अदीबों की तरह काबिल कदर मकाम तक पहुंचने के लिए बरसहा बरस अपने आप को अदब की मिट्टी और गारे से अपने रिश्ते उस्तवार किए होंगे। कितनी रातें चांद से बातें की होंगी और कितने दिनों का ऐश व आराम कुर्बान किया होगा। उन्हें कितने नाकदीन के नश्तर सहने पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने खामोशी के साथ किसी की परवाह किए बगैर अपना अमल जारी रखा। जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जिंदा दिल शख्सियत की हामिल, बेपनाह मसरूफियत और तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बावजूद शमसी साहिबा समाजी बुराइयों और मसाइल को अपने अफसाने का मौजू बनाती रही हैं, ताकि इस समाज को मजीद साठ से बचाया जा सके। दर्द की लहरों में मसरतों के चिराग जलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिनसी आसूदगी और तिश्नगी के भरपूर इस समाज के पेचीदा मसाइल और मसाइब को फिजा रसीदा हिसार से बाहर निकालना और बहार के खुशनुमा मनाजिर का नजारा कराना इस अफसाना निगार को बखूबी आता है। रज़ा लाइब्रेरी का सिलसिला है इंतखाबात तसनीफात, बुजुर्गाने दीन के मलफूजात हों या आलिमों और फनकारों के इल्मी फन्नी कमालात, सब में रंग बहार मौजूद है, सब में खुशबुए बहार मुजसन है। रामपुर की अदबी जुबान व अदब की क्यारियाँ खुद खा नसरी हों या गैर नसरी, अफसानवी हों या गैर अफसानवी, तहकीकी हों या तनकीदी, हर मौसम और हर अहद में एहसास व इदराक और लुत्फ़ व इंबिसात के रंगारंग फूल खिलाती रही हैं, फ़ज़ा में खुशबू बसाती रही हैं, मसामे जिस्म जाँ को महकाती रही हैं, क्योंकि इस गुलसिता में इल्म अदब की कई बुलबुलें अपने नगमे सुनाकर हमसे कहीं दूर चली गई हैं और कई अब भी अपनी शीरीं सुखन से हमारे कानों को मानूस कर रही हैं। उनमें खुद नुसरत शमसी के ख़ानदान के इल्मी व अदबी शख्सियात मफाजिलुल हक महरी, डॉक्टर मोहम्मद अतहर मसूद, डॉक्टर शरीफ कुरैशी, फरीद शमसी, अतीक जीलानी, एस फजीलत, माहिर फारसियात, प्रोफेसर मोहम्मद शफीक मरहूम, मुफ्ती आज़म मौलाना महबूब अली वजीही दामद बरकातुहुम,
ڈاکٹر شاعر اللہ خان اور خواتین افسانہ نگاروں میں ڈاکٹر ناظمہ جبیں، مقیم دہلی، خلیق النساء، انجم بہار، خورشید جہاں اور ایمن تنزیل کا نام قابل ذکر ہے۔ ان عظیم شخصیات کے ذکر کے ساتھ اگر نصرت شمسی کا تذکرہ نہ آئے تو یہ سماج کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی تیزی کے ساتھ ادبی حلقوں میں وہ مقبولیت حاصل کی ہے جو کم ہی خوش نصیب افراد کے حصے میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے معیاری رسائل، میگزین اور اخبارات کی زینت بنتے رہے۔ 6 سال کی عمر میں اپنی اماں جان سے ڈائری لکھنے کی ترغیب حاصل کرنے والی نصرت شمسی کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنے اور انہیں اخبارات اور رسائل میں شائع کرانے کا شوق پیدا ہوا۔ یہی شوق انہیں اتنا آگے لے کر چلا گیا کہ گرو گڑ ہی رہ گئے اور چیلا شکر ہو گیا۔ افسانہ نگار کی اسی صلاحیت سے متاثر ہو کر سلمان شمسی ندوی تحریر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بچوں کو اپنی شناخت کے لیے اپنے والدین کے تذکرے کی ضرورت پیش آتی ہے، مگر وہی اولاد جب لیاقت میں اپنا کوئی مقام پیدا کر لے تو والدین اپنی اولاد سے نسبت کو باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ تاج محل، اوڑھنی، توفیق، اقبال برائے اطفال، بچوں کے شاعر اسماعیل میرٹھی اور تازہ تصنیف پناہ گاہ کی مصنفہ شمسی صاحبہ نے عورت اور مرد کی جنسی نفسیات کا بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور اس کو اپنی کہانیوں کا موضوع بھی بنایا ہے، جس کی وجہ سے عورت اور مرد کے رشتوں میں دراڑ خلیج پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ افسانہ لکھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ جب تک آپ کے حساس دل میں سماج کا درد، مظلوموں کی آہ و بکا، بے سہاروں کے لیے آسرا بننے کی تڑپ موجود نہ ہو، آپ ایک بہتر افسانہ نگار نہیں بن سکتے۔ یقیناً نصرت شمسی کے پاس حساس دل، سماج کا درد اور مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کی طاقت ہے۔ تاج محل کے ابتدائیے میں ڈاکٹر اطہر مسعود خان نے ایک اچھے افسانہ نگار کی خصوصیات کچھ اس طرح بیان کی ہیں۔ افسانہ شاید ہنستے کھیلتے لکھا جاتا ہے، قہقہے لگاتے اور نغمے بکھیرتے لکھا جاتا ہے، صوفوں، گدوں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر افسانہ لکھا جاتا ہے، دل خوش اور مطمئن ہو تو افسانہ لکھا جاتا ہے، جیسے جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوں تو افسانہ لکھا جاتا ہے، زندگی کی بیشتر آسائشیں میسر ہوں تو افسانہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اچھی غزل کی طرح ایک متاثر کن افسانہ بھی اسی درد، غم اور رنج و الم کی کیفیت میں لکھا جاتا ہے جو اس وقت قلمکار کے دل پر گزر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا افسانہ، اچھا اور طویل افسانہ جذبات سے عاری ہو کر نہیں لکھا جا سکتا۔ کامیاب افسانہ وہی ہے کہ قاری بھی اسے پڑھتے وقت انہی جذبات اور ذہنی تاثرات سے دوچار ہو جس سے قلمکار افسانہ لکھتے وقت نبرد آزما ہوتا ہے۔ نصرت شمسی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے افسانے بار بار پڑھنے کے باوجود باسی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تخلیقی گرفت، برسہ برس کی ریاضت، تجربات، مشاہدات، وسیع مطالعہ، زبان پر گرفت، اسلوب اور بیان پر بے پناہ قدرت کے سبب ہی آتی ہے، اور نصرت شمسی سبھی صفات سے مالا مال ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیروتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نصرت شمسی کی ان مختصر کہانیوں کے علاوہ طویل افسانوی تحریریں بھی موجود ہیں، جن کے کینوس پر وہ نقوش اور رنگ ہیں
जो आमतौर पर कहानियों में नहीं आ पाते। उनकी कहानियों में रूए ज़मीन पर रुनुमा होने वाले वो वाक़यात व सानहात बंद हैं जिनको समाज बयान करने में अपनी बेइज्जती महसूस करता है। उनके अफसानों में दहकने वाले ऐसे शोले हैं जिनका धुआं इंसानी रगो रेशों में शरारे भड़काता है। डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी ने कुछ इस तरह अपने तसव्वुरात का इजहार किया है। नुसरत शमसी ने अपने अफसानों के जरिए बड़ी खूबसूरती और खुश उसलूबी के साथ हजरत इंसान को उसके अंदर मौजूद बुराइयों से न सिर्फ रोशनास कराया है बल्कि उन्हें इस्लाह का पाठ भी पढ़ाया है। वो न सिर्फ एक सेहतमंद और मुफीद मुआशरे की तश्कील की ख्वाहां हैं बल्कि समाज को ऊट पटांग, मुज़िर असरात और बेजा हरकतों से इज्तिनाब की तलकीन भी बड़े सलीके से करती नजर आती हैं। मुर्तज़ा साहिब तस्लीमी के मुताबिक नुसरत शमसी अपने अफसानों में मुआशरे में पैदा शुदा अखलाकी बुराइयों, बेजा रस्म रवाज, तवहुम परस्ती और मजहब के हवाले से अकायद की दूसरी खराबियों पर भी नश्तरजनी करती हैं। वो अफसाना निगारी महज तफरीह तबा या अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए नहीं करती बल्कि उनके पेश नज़र इस्लाह मुआशरा का फरीज़ा भी होता है और अपनी इस कोशिश में वो किसी कदर कामयाब भी हैं। वो मुआशरे में साले अक़दार को परवान चढ़ाने पर एक कलमकार की जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ। इस छोटा कर देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि नुसरत शमसी साहिबा मोबाइल डिक्शनरी हैं जिनमें अल्फाज के मानी के साथ साथ उसकी तरकीबें भी मौजूद हैं। उसकी मिसाल दर्ज झेल तहरीरें हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। सुबह होने को थी। जिंदगी फिर से अपनी जलवागरी दिखाने की कोशिश में सूरज की कबा ओढ़ने ही वाली थी। आसमान पर सुरमई रंग फैला हुआ था। सूरज तुलू होने ही वाला था। कायनात जाग चुकी थी। चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हमदोसना कर रही थीं और अपने नए नए पंख को उड़ान भरने को बार बार फड़फड़ा रही थीं। तोते अपने रब की शान में रत्बुल लिसान उड़ते जा रहे थे। कबूतर जिंदगी की नैरंगियां हासिल करने की जुस्तजू में आसमान की वसअतों को छूने की तमन्ना कर रहे थे कि गुलाबी सुबह ने घूंघट खोला और नरम नरम किरणें रुए जमीन पर बिखेरने को बेताब हुईं। इस तमाम खूबसूरत मंजर के दरमियान धुआं उड़ाती ट्रेनें छक की आवाज फजा में बिखेरती अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा थी। तभी सूरज की सुनहरी किरण ने ट्रेन के अंदर झांका। बहुत ही मुख्तसर पैराग्राफ में जलवागरी, सूरज की कबा, सुरमई रंग, रत्बुल लिसान, नैरंगियां और गुलाबी सुबह जैसे मुफरद और मुरक्कब अल्फाज के इस्तेमाल से नुसरत शमसी ने ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर एक रियल हीरोइन छिपी हुई है जो इस बात पर उन्हें आमादा करती है कि चाहे जितनी भी तंकीदें हों, मुज़ाहमत का सामना हो, मुखालिफ हवाओं के झोंके आ रहे हों, अज़्म मुसम्मम के साथ अल्लामा इकबाल के मिसरे मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे को अमली जामा पहनाते हुए अपना मिशन जारी रखना चाहिए, क्योंकि समुंदर हमेशा बहते रहते हैं और दूसरों को सैराब करते रहते हैं और अगर उनमें जुमूद पैदा हो जाए तो दूसरों को फायदा पहुंचाने की बात तो दूर, वो खुद ही
ان کا وجود ہی خود ختم ہو جاتا ہے۔ 16 جون 1973 کو کینچی کی نگری سرزمین میرٹھ پر جسمانی طور پر طلوع ہونے والا یہ سورج آج کل نوابوں کے شہر رامپور کے ادبی افق پر اپنے پورے شباب پر ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ نصرت شمسی کی دلکش تحریروں کی کہکشاں افسانہ نگاری کے آسمان میں ہمیشہ جگمگاتی رہیں گی۔ بہت بہت